नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। मैं हूँ आपके साथ नम्रता। दर्शकों, पिछले भाग में हमने मुलाकात की थी दीपाली मदनकर जी से और हमने जाना था उनकी ध्यान की जर्नी के बारे में। आगे उनकी जर्नी को और जानेंगे, तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं दीपाली जी का। दीपाली जी, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। दीपाली जी, पिछले कार्यक्रम में आपने हमको बताया था कि ध्यान आपके जीवन में आया, आपने स्वाध्याय शुरू कर दिया। मैं आपकी आगे की यात्रा जानना चाहती हूँ कि आपने पिरामिड में जाके ध्यान सबसे पहले कब किया? जी, तो ध्यान मेरा चल रहा था, स्वाध्याय भी चल रहा था और फिर मुझे पिरामिड के बारे में एक वीडियो मिली कि पिरामिड ध्यान बहुत अच्छा होता है। तो पीएमसी को मैंने जैसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके शहर में होगा, लेकिन हमारा छोटा-सा गाँव है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं अचानक इंट्यूशन आई, गूगल पर सर्च करो, शायद मेरे मायके में होगा कि वो थोड़ा बड़ी सिटी है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरे माँ के घर के एकदम पास ही पिरामिड है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे इतने साल से, और पता चला कि वो 2010 में ही बन चुका था वो। तो मुझे ये भी लगा कि मुझे क्या अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये भी खुशी हुई कि चलो पास में ही है, मैं जा सकती हूँ। तो मैं जब घर गई अपने मायके तो मैं दौड़ती-दौड़ती दूसरे दिन सुबह पहले पिरामिड गई। मैंने वहाँ 1 घंटा ध्यान किया। तो उसमें मुझे ऐसे सुरंग जैसे होती है, क्योंकि पहले मुझे एस्ट्रल ट्रैवल ये थोड़ा बहुत या ध्यान लग गया ऐसा होता था, लेकिन वहाँ एक अलग था कि सुरंग जैसे कुछ लगा और मैं कहीं से जा रही हूँ ऐसे। बस उतना ही दिखा, ज़्यादा मुझे दिखा नहीं। फिर मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद से जो ध्यान एक स्टेज पर चल रहा था, एक 10% हम समझ सकते हैं। लेकिन वो सुरंग के पिरामिड में ध्यान करने के बाद इतना हेवीली सब कुछ ज्ञान मेरे पास आने लगा अपने आप, कि जिसकी मुझे ज़रूरत थी, कौन-सी बुक लेनी है, अंदर से इंट्यूशन आती थी, अरे ये लो, ये बुक पढ़ो, ये वीडियो देखो। पर ना उसके पहले थोड़ा ये था नॉर्मल, और मैं अपने पे चल रही थी, अपने थॉट पर चल रही थी। लेकिन उस पिरामिड ध्यान के बाद ये हुआ कि इंट्यूशन बहुत तेज़ हो गई। तुम ये देखो, ये पढ़ो, यहाँ जाओ, इससे बात करो, इस मास्टर से बात करो। तो बहुत, और मेरे अनुभव में भी बहुत तेज़ी आने लगी कि मुझे कुछ-कुछ बहुत जल्दी कैच होने लगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है तेरे लाइफ़ में? ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्यों ऐसा हुआ था? ये सारे अंदर से जवाब मुझे मिलने लगे। फिर जो बचपन से मैं संत तुकाराम हैं, मतलब महाराष्ट्र के जो भी संत, उन सबको मैं बहुत, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि संत तुकाराम कैसे विट्ठल से बात करते होंगे? कैसे उन्हें ये सब पता चलता होगा? वो सारे जवाब मिलने लगे कि अरे नहीं, ऐसे-ऐसे ये डिकोडिंग होता था उन्हें। अपने आप इंट्यूशन के, क्योंकि उनकी ध्यान की यात्रा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनकी भी, वो ध्यान करते थे। लेकिन लोग क्या है, ध्यान भूल जाते हैं लेकिन व्यक्ति को याद रख लेते हैं। ऐसे बहुत सारी डिकोडिंग, बहुत सारे इंट्यूशन मुझे आने लगे, बहुत जवाब मिलने लगे मुझे। और इस तरह से पहला पिरामिड मेरा, मुझे ये लगा कि नहीं, अब बार-बार जाऊँगी मैं, जब भी अपने मायके जाऊँगी, पहले मैं अभी भी जब भी मायके जाती हूँ, पहले 2-3 दिन जितने दिन रहूँ, मैं पिरामिड ज़रूर जाती हूँ। तो दीपाली जी, पत्री सर से क्या कभी आपकी मुलाकात हो पाई? जैसे ही मैं ध्यान से जुड़ी, पीएमसी से जुड़ी, मैंने ध्यान भी शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि पत्री जी इसके फाउंडर है। तब तक मुझे पता नहीं था, लगभग 1-2 महीने। और मैंने सर्च किया कि पत्री सर कहाँ मिलेंगे, तो मुझे डायरेक्ट उनकी लास्ट वीडियो ही दिखी जहाँ उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी थी। उस वक़्त मुझे ऐसे लगा कि ज़िंदगी में कभी किसी गुरु को मैंने चाहा नहीं, लेकिन पत्री सर को चाहा, लेकिन वो मिले नहीं। तो ये बहुत गम था मेरे अंदर। और सभी मास्टर से सुनती थी कि पत्री सर दिखे, एस्ट्रली दिखे, बॉडी विकेट करने के बाद भी। तो मुझे लगता था कि मैंने ही क्या कर दिया, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो आप? तो एक दिन रात को सपने में, ध्यान में तो नहीं, क्योंकि ध्यान और सपना एक ही होता है जब हम ध्यान नहीं होते हैं। तो ध्यान में मैंने कंटिन्यू अपने 9 लाइफ़ अपनी देखी। अब वो पिछली है या फिर टाइमलाइन है वो मुझे नहीं पता। कंटिन्यू 9 देखी। किसी में मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, किसी में मैं अपनी माँ के साथ हूँ, किसी में अपने भाई के साथ हूँ, और आखिरी जो मुझे दिखा, मैं एक लाइब्रेरी में हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं, और सर उधर से आ रहे हैं। सर बिल्कुल वही, उनका कुर्ता, उनके कपड़े, उनके आस-पास 4 लोग थे। सीधे आ रहे हैं, फुल ब्राइटनेस उन पे, और मैं बैठी हूँ। मतलब मैं देख रही हूँ कि मैं उन्हें जानती हूँ उस जन्म में या जो भी है, और मैं पेन पेपर लेकर बैठी हूँ। और मैंने आते ही सर से कहा, सर मुझे ना गहराई से बहुत डर लगता है सर, मैं इसका क्या करूँ? मैं हर ढूँढती हूँ इसका जवाब, लेकिन नहीं मिलता। सर ने मेरे सर पर ऐसा हाथ रखा, और फिर बातचीत हुई। वहाँ और भी लोग थे, मतलब स्टूडेंट जैसे लग रहे थे मुझे। तो सर ने ऐसे किताबें मेरे सामने की। अब मैंने वो किताबें भी ले ली,
मुझे फुल क्लियर दिख रहा था सब कुछ। अब मैं टेबल पे बैठ गई, सर चले गए, टेबल पे बैठ गई और मैं लिख रही हूँ कि अरे इसके नाम में लिख लेती हूँ, बुक के भूल जाऊँगी मैं बाद में, तो सब स्क्रैच थे। बाद में इसका मतलब पता चला कि ये ज्ञान है जो पत्री जी ने दिया है, इसे कंटिन्यू करो। ऐसे पत्री सर के साथ मेरा अनुभव था। क्या उनकी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्रिंसिपल जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? बातें तो उनकी सभी, क्योंकि एक शेयर करूँगी वही, क्योंकि मैं म्यूज़िक लगाकर डायरेक्ट ध्यान में बैठ जाती थी। कोई भी हो, पत्री सर की हो, फ्लूट हो, क्योंकि उस वक़्त इतना नहीं समझ आता था ना, पीएमसी की ही लगाती थी। तो एक वीडियो में ये उन्होंने बोला कि ध्यान में बैठे और माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा कि हम सबको बुद्धा बनना है। उस वक़्त मेरे दिमाग में जो क्लिक हुआ कि जो बचपन से मुझे बुद्धा क्यों पसंद थे और पत्री सर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमें बुद्धा बनना है, तो उस वक़्त मुझे ये लगा कि नहीं, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। हमें बुद्धा बनना है, मतलब हम बुद्धा कोई और नहीं है। और क्यों बुद्धा अंदर से मुझे लगता था, यानी हम सब बुद्धा बन सकते हैं। तो पत्री सर जो डायरेक्ट बात करते थे ना कि नहीं तुम खुद भगवान हो, अब मुझे लगा नहीं यही गुरु है, इसके अलावा कोई और मेरा गुरु नहीं हो सकता और कोई और सच बता भी नहीं सकता। तब से मैं पत्री जी की फ्लूट सुनना, उनकी जो सेशंस ऑनलाइन उपलब्ध है वो सुनना, तब से मैंने बहुत चालू कर दिया था, क्योंकि मैं मिल तो नहीं सकती थी उनसे। जी, तो मैम आगे चलते हैं। आपने जैसे बताया था कि ध्यान से पहले बहुत सारे थॉट्स आपको आ रहे थे, आप डॉक्टर्स के पास जी। गए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की बात कर रहे थे बट आपके हस्बैंड ने मना किया था। तो अब क्या वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हुई? क्या वो थॉट्स जो आपको आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए? जी। तो ओवरथिंक तो मैं बचपन से ही थी जैसे कि मैंने कहा, लेकिन वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई और मुझे ये पता चला कि वो जेनेटिक चल रहा है। ओसीडी थी मुझे, वो भी जेनेटिक चल रहा है। लेकिन ध्यान में आने के बाद अपने आप, क्योंकि ओसीडी में क्या होता है, बार-बार वही सोचना, वही नेगेटिव सोच, बार-बार हाथ धोना, सामान चेक करना, खुद पर ट्रस्ट नहीं होना कि मैंने ये चेक किया, बंद किया कि नहीं, ऐसे लक्षण होते हैं। वो ओसीडी मेरी पूरी तरह ख़त्म हो गई ध्यान से। मैं इतनी परेशान रहती थी, बार-बार अपने बच्चों को भी हाथ धो, बार-बार हाथ धो, अपने हस्बैंड को हाथ धो ना खाना खाने से। मैं खुद 10 बार हाथ धोती थी। खाना खा बनाते वक़्त अगर थोड़ा भी इधर-उधर गई और हाथ धोया। लेकिन अब वो जितनी ज़रूरत है मैं सिर्फ़ उतने ही हाथ धोती हूँ और बच्चों को भी ऐसे नहीं करती, वरना वो भी परेशान हो चुके थे कि ये मम्मा क्या इतनी बार हाथ धोने को बोल रही। एक ओसीडी थी, ओवरथिंक बहुत होता है उसमें। दिन भर एक ही नेगेटिव थॉट या फिर कल क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या। अब थॉट्स आते हैं लेकिन पॉज़िटिव आते हैं। जैसे मैं हमेशा ध्यान के बारे में ही सोचती रहती हूँ, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई बुक के बारे में मेरे अंदर चलते रहता है, या अगर मैं 10 मिनट बाद कोई वीडियो देखने वाली हूँ, तो वो पहले ही मेरे अंदर चल रहा होता है। मुझे पता नहीं होता कि ये नेक्स्ट मैं देखने वाली हूँ, ऐसे इंट्यूशन मुझे पहले ही आ जाती है। और हमेशा कि मैं ध्यान में और क्या कर सकती हूँ, क्या मैं टॉपिक, मैंने छोटा-सा यूट्यूब चैनल शुरू किया है ध्यान के प्रचार के लिए, तो क्या मैं टॉपिक ला सकती हूँ, क्या मैं कैसे बता सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे वो पॉजिटिव थॉट ही चलते रहते हैं और एनर्जेटिक, ऐसे नहीं कि मैं थक गई, नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि नहीं अरे रहने दो, मैं थक गई, बॉडी पेन कर रही है। अब ऐसा कुछ नहीं, मैं एनर्जेटिक रहती हूँ हर वक्त। इसी के साथ साथ एनर्जी के लिए एक और मेरा एक्सपीरियंस है कि ध्यान तो मेरा कंटिन्यू था और मुझे अंदर से ये लग रहा था कि इसका प्रचार भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आसपास देख रही थी कि किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, एक दिन में ही उसको बहुत एडमिट करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी बताते हैं, तो मैंने मोहल्ले में भी अपने बताया, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया और हमें कंटिन्यू शाम को हम लेते थे 1 घंटा ध्यान हमारे ही घर पे। 1 महीने तक लगातार हमने ध्यान करा और उन्हें भी बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे, रिलैक्स लग रहा था, किसी-किसी को एस्ट्रल ट्रैवल भी हो रहा था, वो शेयर करते थे क्योंकि शेयर तो ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1 महीना चला और उसके बाद मेरी सासू माँ बहुत बूढ़ी थी, तो वो गिर गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो बेड रिडन हो गई वो। उसके बाद ये था कि घर में बहुत सारे मेहमान आते-जाते, तो फिर वो क्लास लेना थोड़ा टूट गया वहाँ से। लेकिन ये था कि सासू माँ बेड रिडन हो गई और एक होता है ना कि एक ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगी इस पर, लेकिन एक बीमार व्यक्ति की सेवा में बहुत करना पड़ता है आपको, क्योंकि बेड रिडन हो गई थी। उनका खाना-पीना बार-बार वो पानी माँगती थी। तो मेरे दिल में ये आया ही नहीं, मेरे अंदर से सीधा ये मानो कि किसी ने आज्ञा की हो कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा भी नहीं, ये मैं खुशी से, मतलब एक कोई थोपे तो भी एक ये रहता है कि नहीं अरे क्या मुझे, ये मानो कि सोल की आवाज़ थी मेरी कि नहीं ये सेवा तुम्हें करनी थी। और मैं खुद बहुत लोगों से मैं कह चुकी हूँ कि मेरे अंदर ये था ही, क्योंकि मैंने
बूढ़े व्यक्ति की कभी सेवा नहीं की थी मेरे जीवन में। मेरे नाना जी तो पहले ही चले गए और पापा के इधर के तो थे ही नहीं, और नानी जी भी गुज़र गई थी। और ये था कि नहीं, अब मुझे मौका मिला है किसी बूढ़े की सेवा करने का। तो एक एनर्जी, बहुत अलग ही एनर्जी रहती थी। दिन भर उनके वो बाथरूम वग़ैरह करती थी तो उनके कपड़े बदलना, मेरी जेठानी भी साथ देती थी, लेकिन धोना करना, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी हैवी झेल ही नहीं सकती थी पहले, कि इतने काम करो तो मैं थक जाती थी, कमर दर्द करता था। लेकिन वो मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उनके साथ रहती थी, उन्हें बार-बार पानी देने जाना, काम करना, उनकी सेवा करना। मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं हूँ। मैं बहुत बार सोचती थी जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही होती थी कि अरे! मैं इतने काम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि कोई हवा भरी है मुझ में और बहुत एनर्जी 100 से भी ऊपर। मैं बहुत खुश रहती थी, मैं दौड़ती हुई जाती थी, दौड़ती हुई आती थी, मुझे कुछ नहीं लगता था, दर्द नहीं, पेन नहीं, बॉडी में कुछ नहीं। जब वो 2 महीने ही रही बेड पे, 2 महीने के बाद जब वो गुज़र गई, तो तब मुझे पता चला कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोई आत्मा अपने साथ लेकर आती है कि नहीं, तुम मेरी सेवा करना। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस वक़्त। और 13 दिन जैसे हमें होते हैं, 13 दिन हम करते हैं। 13 दिन के बाद अचानक से मुझे लगा कि कुछ तो मेरे से निकल गया, क्योंकि जो एनर्जी मेरे 2 महीने पूरे थे उनकी सेवा में, वो एकदम से मैं ढीली पड़ गई। एकदम से ऐसा लगा कि मैं पहले जैसी हो गई, पहले जैसा बॉडी पेन शुरू हो गया, पहले जैसा। तो मुझे तब तो ये पता नहीं चला कि क्या हुआ था मेरे साथ, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ तो वो सोल अपना लेकर आई थी, जो मेरे अंदर से उनकी सेवा करी जिसने भी। क्योंकि जो जेठ जी मैं बोल रही हूँ, उनके भी उनके साथ एक्सपीरियंस है। वो बेड रिडन थी मेरी सासू माँ, तो वो हमेशा ऐसे बुलाती थी, ऐसे उधर देखती थी, कोई नहीं रहता था वहाँ, हम वही रहते थे कि बाबू मैं मुझे उठाओ ना, बेटा मुझे उठाओ ना। हमें लगता था ये किससे बातें कर रही है। लेकिन यही एक्सपीरियंस कुछ और लोगों को भी हुए कि उन्होंने मेरे जेठ जी को एस्ट्रली, मतलब सपने में देखे कि वो मेरे सासू माँ को गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं। यानी कि मुझे फुल पता था कि मेरे जेठ जी भी यही है, क्योंकि मेरे जेठ जी गए और 6 महीने में ही मेरी सासू माँ चली गई। तो वो और स्ट्रॉन्ग मुझे ये हुआ कि नहीं, जो ज्ञान मैं सही ले रही हूँ कि एक एस्ट्रल मरने के बाद भी एक इंसान ज़िंदा रह सकता है, वो अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकता है। और इस तरह से उस अनुभव से मैं निकली, और मैं खुद को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं उनकी सेवा भी कर पाई, और वो सिर्फ ध्यान की वजह से ही हुआ। जी, आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि एनर्जी आपके अंदर आ गई, लेकिन उसके बाद आपने बोला कि फिर से आपका बॉडी पेन वगैरह शुरू जी, हो गया। तो ये बॉडी पेन आपका जो था, ये ध्यान से खत्म हुआ या नहीं? जी। तो फिर ध्यान कुछ दिन मेरे छूटा, और एक दिन क्योंकि बॉडी एकदम भी ढीली पड़ गई थी मेरी, एक एनर्जी निकल गई ऐसा हुआ। तो मैंने एक दिन सोचा कि चलो टाइम नहीं मिल रहा मुझे, नहीं करती ना ध्यान, क्या हो फ़र्क पड़ जाएगा, जाने दो। तो उसी दिन मुझे सपने में दिखा कि 2 आत्माएँ मेरे पास आई और उठा-उठा कर मुझे बोल रही थी मुझे खाना दो। मैं बोल रही हूँ अरे इतने सब लोग हैं यहाँ, इनको माँगो ना, मुझे क्यों माँग रहे हो? तो नहीं, तुम्हारे हाथ से खाना है। तो मैंने उन्हें खाना खिलाया और मैं बाहर चली गई, मतलब सपने में ही दिख रहा है कि मैं घर से बाहर निकली और एक बड़ी-सी किताब आसमान में खुली। अब मुझे नहीं पता उस किताब का मतलब, अभी भी नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगा सुबह उठकर कि शायद मास्टर ये नहीं चाहते कि मैं ध्यान बंद करूँ। कितनी आत्माओं की तृप्ति है इस ध्यान में, क्योंकि तृप्ति हुई, वो खाना माँग रहे थे। यानी कि मेरे से जो आगे जुड़ेंगे या जो मेरी आत्मा थी तृप्ति माँग रही थी, वो मुझे बंद नहीं करना चाहिए। इस तरह से मेरा ध्यान कंटिन्यू रहा। मेरा ल्यूकेरिया तो पहले ही डेथ जो एक्सपीरियंस हुआ एस्ट्रल वाला 8 दिन में, उसमें ही चला गया था, और फिर धीरे-धीरे मैं फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगी। क्योंकि मैं वीक तो नहीं हो गई थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा मुझ में गया था वो निकल गया। इसीलिए मुझे एकदम से लगा कि मैं वीक हो गई, लेकिन मैं वीक नहीं हुई थी। वो सब कंटिन्यू था ध्यान की वजह से, सब स्ट्रॉन्ग था। जी। दीपाली जी, कभी आपको कभी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी हुआ? जी, तो जीवन में और सवाल थे जीवन के बारे में कि कोई व्यक्ति क्यों किसी के जीवन में, हम सोचते हैं ना, कोई थर्ड पर्सन क्यों आता है, क्यों ऐसा? तो मैंने ध्यान में पूछ कर बैठती थी कि क्या इस पर्सन से मेरा क्या नाता है? तो ऐसे भी मुझे 2-3 पास्ट लाइफ दिखी कि हाँ, ये कंटिन्यू हो रहा है मेरे इस, मतलब पिछले जन्मों से कोई व्यक्ति है जो कंटिन्यू मेरे इस जीवन में ये कर रहा है। मैंने बहुत सोचा कि क्यों ये कंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि अगर हम इस जीवन को पूरी तरह हील नहीं करते, किसी को माफ़ नहीं करते, या किसी की कोई नीड हमसे, हमारी आत्मा से होती है, वो पूरी नहीं करते, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसमें मुझे पता चला कि माफ़ी ध्यान, फॉरगिवनेस, ये सब मैं करती गई फिर धीरे-धीरे। किसी से अगर कोई मनमुटाव, क्योंकि किसी को देखते ही मनमुटाव हो जाता है, ऐसे परिवार में भी होता है। तो वही मुझे माफ़ी ध्यान पता चला, मैं धीरे-धीरे सबको माफ़ करती गई, माफ़ी माँगती गई, और वो सब समझ में आने लगा कि हाँ, ये क्यों है मेरी लाइफ़ में, क्यों क्यों इसको लगता है इसको देखकर कि हाँ, मैं उसे पहले से जानती हूँ।
और मैं ये भी कहती हूँ कि पास्ट लाइफ में मुझे बहुत रिश्तेदार ऐसे दिखे जो इस जन्म में भी मेरे साथ हैं। आपने जैसे बोला था आप बहुत सहमे-सहमे रहते थे, जी। जब आपके मन में ये थॉट्स आते थे ध्यान से पहले बचपन हुँ। में। तो जब ध्यान प्रचार आपने करना शुरू किया, तो वो जो आप सहमे-सहमे रहते थे उसमें कुछ चेंज आया ध्यान के बाद? जी, क्योंकि ध्यान तक भी मैं ऐसे शादी के बाद भी मैं कभी खुली नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती थी, परिवार में भी काम से ही, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा था होता था अंदर। तो ध्यान प्रचार ध्यान से ना एक उम्मीद छोटी-सी अंदर से कि ध्यान प्रचार करना है, वरना मैं मोहल्ले में भी किसी से बात नहीं करती थी, किसी की बैठकर बात करना ऐसे नहीं। ध्यान प्रचार के वक़्त पहली बार मोहल्ले के औरतों से ऐसे कि ज़्यादा बात करें, क्योंकि मैं खुशी होती थी अंदर से कि ध्यान के बारे में बताओ, उन्हें बुलाओ। मैं खुद बुलाती थी हर रोज़ उन्हें, बैठाती थी, ध्यान कराती थी, उनके अनुभव सुनती थी। तो ऐसे सब चल रहा था, तो धीरे-धीरे मुझे ये लगा कि नहीं, अब ये मुझे बताना है ध्यान का। तो धीरे-धीरे ऐसे मैं खुलने लगी अंदर से, क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पर आप कितना भी बोलो मैं बोल नहीं सकती, किसी भी नहीं। लेकिन ध्यान के बारे में जितना, क्योंकि मैं कंटिन्यू सुन रही थी, कंटिन्यू पढ़ रही थी, कंटिन्यू ध्यान कर रही थी, तो कंटिन्यू मेरे दिमाग में वही चलते रहता था। मैं कंटिन्यू बोल पाती थी वो सब और सबको बता पाती थी। तो दीपाली जी ध्यान प्रचार आप करते हैं, तो आपके घर में भी सब ध्यान करते हैं और सब मिलके ध्यान प्रचार करते हैं? कैसे आपका घर का माहौल कैसा है? जी, मेरे घर का माहौल तो वैसे बहुत अच्छा है, मेरे मायके वाले भी और इधर वाले भी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक किसी की आत्मा की पुकार नहीं होती नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन कुछ जुड़ भी जाते हैं। तो मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी ध्यान करते हैं, मेरी जेठानी भी करती है, और मोहल्ले में भी जिन लोगों को सच में पुकार आती है, वो करते हैं ध्यान मेरे मोहल्ले में भी। और मेरे जेठ जी का लड़का भी करता है, कंटिन्यूअस ध्यान करता है वो। उसे भी कुछ-कुछ दिखता है तो वो मुझसे पूछते रहता है, बुक ले जाता है मेरे से। और मेरे मायके में मेरी माँ कंटिन्यूअस ध्यान करती है, उसको भी बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुए हैं, और मेरी बहन भी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ के जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स थी, उसके जवाब उसे मिलने लगे। तो ये एक संतुष्टि है मुझे कि चलो मैं ध्यान से जुड़ी तो मेरे से मेरी माँ जुड़ी। लेकिन ऐसे भी लगता है कि नहीं, मेरी माँ ने ही मुझे लाया इस जीवन में, तभी मैं भी ध्यान से जुड़ पाई। यानी कि हमें हमारी क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है सब लाइफ। तो हम नहीं बता सकते कि मैं पहले ध्यान से जुड़ी थी या वो जुड़ी थी। जी, तो दीपाली जी जैसे आपने ध्यान से इतने लोगों को जोड़ा, तो इनमें से किसी की कोई आप स्टोरी डिटेल में शेयर करना चाहो कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन उनकी लाइफ में ध्यान से आया? जी। तो मैं मेरी माँ का ही शेयर करूँगी। मैंने 2 महीने जैसे मैं ध्यान से जुड़ी, और 2 महीने में कंटिन्यूअस उसके पीछे रही कि माँ तुम ध्यान करो, देखो तुम्हारी बहुत सारी, मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, शरीर में पूरी जलन होती थी, वो बेचैन रहती थी हमेशा, कुछ नहीं कर पाती थी। तो मैं उनसे बहुत कहती थी लेकिन वो करती ही नहीं थी। लेकिन एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया और वो ध्यान करने बैठ गई। तो पहले ही एक्सपीरियंस में उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ सबसे पहले तो। तो उन्होंने कहा कि और वो मुझसे शेयर करती थी ताकि मैं मतलब बता सकूँ कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटी बच्ची दिखी, छोटे बच्चे खेल रहे थे आँगन में, और मैंने कहा माँ ये तुम्हारी पास्ट लाइफ होगी शायद, तुम और पूछ के बैठो। तुम ये करो ना, तुम अपनी बीमारी के बारे में पूछ कर बैठो कि माइग्रेन क्यों है तुम्हें? तो माइग्रेन का उन्होंने पूछ कर बैठा, तो तुरंत उन्हें दिखा कि एक साउथ इंडियन गाँव है, क्योंकि घर से उन्हें पता चला कि वो एक साउथ इंडियन है, और वहाँ के लोगों के कपड़ों की वजह से। उन्होंने देखा बड़ा-सा घर है, एकदम मराठी में वाड़ा बोलते हैं, बहुत बड़ा-सा। उसके सामने उनके पिताजी मरे पड़े हैं, और वो बहुत रो रही है, कोई नहीं है आस-पास, और पुकार रही है, कोई तो उठाओ इन्हें, कोई तो ले जाओ, देखो ना इन्हें क्या हुआ है। वो 16-17 साल की थी उस जन्म में, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन दूर से 2 साउथ इंडियन ही उनका ये था अटायर, 2 लोग आए, 2 उनके परिवार की, तो वो कह रही थी कि उनके भाई थे शायद। उन्होंने उन्हें उठाया मेरी माँ को और घसीटते हुए अंदर ले गए और एक रूम में बंद कर दिया। और वो जो पिछला ज़माने की वो जो लोहे की खिड़कियाँ होती थी, उन्हें दरवाजे वगैरह कुछ नहीं होते, लोहे की ऐसे होते थे रॉड। तो वो उस खिड़की से बाहर देख रही थी कि मेरे पिताजी को उठाया या नहीं, देखो ना, कोई देखो ना। उन्हें ना वो उन्हें निकाल रहे थे मेरी माँ को रूम से बाहर, ना वो उन्हें उठा रहे थे। तो मेरी माँ ने सर पटक-पटक के अपनी जान दे दी वहाँ खिड़कियों पे। पूरी लहूलुहान हो गई, और फिर क्योंकि उन्हें थोड़ा ये था कि उनकी आत्मा निकल गई फिर वहाँ से। वो ध्यान में ये सब देख रही है। मर गई वो सर पटक-पटक के, और वहाँ से उनकी आत्मा निकली, बाहर गई। अभी भी देख रही है, कोई उनके आस-पास नहीं है, कोई उनके पिताजी के पास नहीं आया। और ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि माँ ये माइग्रेन वहीं से है, और ये सिर्फ़ इस वजह से नहीं होता। उस जन्म में क्या हुआ था, उनके भाई ने उन्हें घसीट कर ले गए, और उनके वो भाई इस जन्म में भी उनके भाई है।
और इस जन्म में भी वही टाइमलाइन वो कंटिन्यू कर रही है, वही सब चीज़ें इस जन्म में भी हुई है। उनकी भी पिताजी की मृत्यु यानी मेरे नाना जी की उसी तरह से हुई है, वैसे ही भाई इन्हें रखते हैं या सोचते हैं इनके बारे में, वही कंटिन्यू उन्होंने। तो बाद में ये पता चला कि ये माफ़ नहीं कर पाई थी उस जन्म में अपने भाई को, कि उन्होंने क्या किया पिताजी के साथ, और इसीलिए वही टाइमलाइन वो इस जन्म में कंटिन्यू कर रही है। तो मैंने कहा कि माफ़ी मांगो, सबसे माफ़ी मांगो, उस जन्म के लिए भी, इस जन्म के लिए भी। तो मेरी माँ ने माफ़ी ध्यान बहुत किया फिर, कि हील करो खुद को, निकलो उससे, माफ़ कर दो सबको। आश्चर्य था कि वो बेहोश हो जाती थी माइग्रेन से, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से हुआ, क्योंकि माफ़ी भी बहुत लंबे समय तक मांगनी पड़ती है। माफ़ी किया उन्होंने और धीरे धीरे उनकी गोलियां भी बिल्कुल ख़त्म हो गई अब। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। जी, तो दीपाली जी, आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आया और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के लाइफ में परिवर्तन आया, जिनमें से एक आपकी मम्मी भी जी। हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी एक संदेश ज़रूर दें। तो जी, मैं सभी मास्टर से, मैं मास्टर ही कहती हूँ सभी को, क्योंकि पत्री सर भी यही कहते हैं कि ध्यान से ही हमारा जीवन है। हम ध्यान से पहले ऐसे होते हैं कि एक पेड़ से टूटा हुआ पन्ना है ना, सड़ा हुआ जो गिर जाता है, हमें लगता है कि हमारा जीवन वैसे ही है। लेकिन जब ध्यान से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पेड़ ही हम हैं। हम खुद को हरा भी कर सकते हैं, हम खुद पे फल भी लगा सकते हैं, और हम अपने जीवन को हर दिन नया बना सकते हैं। तो आप सभी ज़रूर ध्यान करें, अपने जीवन में ध्यान को उतारें। बहुत सिंपल और आसान तरीका है ध्यान करने का। अपने सुखासन में बैठ जाइए, उंगलियों में उंगलियां डाल दीजिए और आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। बस इतना ही, बहुत सिंपल है। और शाकाहारी ज़रूर बनिए, क्योंकि देखिए जब हम शाकाहारी बनते हैं हमारी बॉडी प्योर होती है, क्रिस्टलाइज होती है, और उसी से हम जो एनर्जी लेते हैं वो सोख कर पाती है हमारी बॉडी और हमारी सोल। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आप Thank you. कार्यक्रम में आए और आपने अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की दीपाली जी से और हमने जाना उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे ध्यान भी वो करती हैं, ध्यान का प्रचार भी करती हैं, खुद के जीवन में भी परिवर्तन आया और अब वो दूसरों के जीवन को भी बदल रही हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, ध्यान कीजिए और ध्यान का प्रचार प्रसार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले